नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी चैनल पर कुंडली के हर एक भाव के बारे में वीडियो अपलोड किए हुए हैं। उसमें हम प्रथम भाव से लेकर एकादश भाव तक हम चर्चा कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम कुंडली का आखिरी भाव जो द्वादश भाव है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये भाव हमारे जीवन में क्या दर्शाता है और इस भाव में सभी ग्रहों का एक सामान्य फल हमें क्या देखने को मिलता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम ये द्वादश भाव हमारे जीवन में कौन से पहलू दर्शाता है। सबसे पहले ये समझना होगा कि द्वादश भाव जो है वो कुंडली का मोक्ष त्रिकोण का अंतिम भाव है। मोक्ष त्रिकोण में जो भाव आते हैं चतुर्थ, अष्टम और द्वादश, तो ये उसमें मोक्ष त्रिकोण का अंतिम भाव है। तो सबसे पहले और मोस्ट प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंट चीज जो ये भाव दर्शाता है वो है मोक्ष। किंतु ऐसा भी नहीं है, ये भाव केवल मोक्ष ही दर्शाता ऐसा नहीं है। ये भाव मोक्ष के साथ साथ भोग भी दर्शाता है। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बहुत टाइम पहले बनाया हुआ है, अपलोड किया हुआ है। आप मेरी चैनल पर जाकर ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। क्योंकि ये द्वादश भाव जो है काल पुरुष का 12वां भाव, उसमें मीन राशि आती है और मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। तो गुरु बृहस्पति यहाँ पर मोक्ष के लिए प्रेरित करता है, ज्ञान के लिए प्रेरित करता है। जबकि यही मीन राशि में दूसरे जो आचार्य है शुक्राचार्य, वो भोग के कारक है, तो वो भोग की ओर ले जाते हैं। भोग विलास, प्लेजर, आराम, सुख चैन की नींद, बेड प्लेजर, तो ये यहाँ पे ये ले जाता है। इसलिए शुक्र भी यहाँ पर बलवान होता है और गुरु बृहस्पति भी यहाँ पे बलवान होते हैं। इसलिए ये भाव दोनों चीज़ें दर्शाता है। बट हम फिर भी आज के वीडियो में हम उसको और भी थोड़ा सा डिटेल में देखें तो ये भाव हमारे जीवन में खास करके जो होने वाला नुकसान या व्यय या हानि ये सब दिखाता है। विदेश यात्रा, विदेश का प्रवास, अस्पताल, जेल यात्रा, आश्रम में रहना, एकांतवास, गुप्त शत्रु, मानसिक चिंता, मानसिक तनाव, नेत्र विकार, नींद संबंधी समस्याएं, दान, त्याग, धर्म, प्रायश्चित और सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने कहा मोक्ष, ये इस भाव से दिखाता है। फिर से मैं कहूँगा कि ये जो भाव है वो जीवन के भोग यानी इंद्रियों का सुख और उसके साथ साथ वियोग, उसका त्याग यानी मोक्ष, ये दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ से जातक की सहनशीलता, उसका बेड कंफर्ट और सीक्रेट प्लेजर भी देखा जाता है। तो ये भाव के मैंने क्या क्या हमारे जीवन के पहलुओं को दर्शाता है ये समझाया है। अब हम इस भाव के जो कारक की बात करते हैं, तो इस भाव के जो कारक है वो मुख्यतः मैंने पहले ही कहा, थोड़ी देर पहले ही, वो गुरु बृहस्पति है। क्योंकि वो हमें धर्म, ज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाते हैं या उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ हद तक केतु भी मोक्ष की ओर हमें ले जाने का प्रयास करता है, क्योंकि वो भी हमें कुछ चीज़ों से विरक्त करता है, छुड़वा देता है, तो हमें निर्विकारी, तपस्वी बना देता है। तो ये भी कई बार कारक माना गया है मोक्ष के लिए। और दूसरा इम्पोर्टेंट जो ग्रह है वो दूसरे आचार्य यानी शुक्राचार्य, गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य यानी शुक्राचार्य भी इस भाव के कारक हैं। क्योंकि भोग विलासिता का प्रतीक शुक्र भी जो है वो भी हमें इस भाव के कारक कहे गए हैं और इस भाव के कारक है। अब हम इस भाव में सभी ग्रहों का एक एक करके सामान्य फल भी देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अब हम इस भाव में सूर्य का फल की बात करते हैं। तो जब सूर्य इस भाव से जुड़ता है तो जातक को भौतिक जीवन से थोड़ा दूर ले जाता है, और जब सूर्य शुभ स्थिति में होता है तो जातक खुद की मेहनत से और साहस से सफलता प्राप्त करता है।
यांत्रिक और तकनीकी या मशीनरी जैसे कार्यों से वो जुड़ता है और उसमें वो एक्सपर्टाइज भी हासिल करता है। जातक की विदेश में नामना होती है और मान सम्मान भी प्राप्त करता है और विदेश में सफलता भी प्राप्त करता है। सूर्य की यहाँ पर दृष्टि, सातवीं दृष्टि छठे भाव पर होने से दुर्घटनाओं की संभावना जीवन में बनी रहती है। उससे धन की क्षति भी होती है। जीवन साथी से कष्ट, मित्रों से विश्वासघात और नैतिक विवाद की संभावना भी बनी रहती है। जब सूर्य अशुभ अवस्था में होता है तो जातक को कुष्ठ रोग, चर्म रोग या विवाह में अड़चन देखी जा सकती है। जातक में थोड़ा सा अहंकार हो जाता है, पिता से मतभेद बने रहते हैं या सरकारी तंत्र से संघर्ष बना रहता है। अब हम द्वादश भाव में चंद्र के फल की बात कर लेते हैं। चंद्रमा जो एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक ग्रह है और जब यह द्वादश भाव में होता है तो व्यक्ति के आंतरिक जीवन पर गहरा असर पड़ता है। जब यह द्वादश भाव में शुभ अवस्था में होता है तो जातक भौतिक सुख का एंजॉय करता है, यात्राएं और पर्यटन में रुचि रखता है। जातक की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, विदेश से लाभ प्राप्त करता है। जातक वस्त्र, आभूषण और उत्सवों पर धन खर्च करने वाला होता है। चंद्र की भी दृष्टि छठे भाव पर होने से जातक को नेत्र विकार हो सकते हैं, शत्रुओं से भय बना रहता है और मानसिक अशांति बनी रहने की भी संभावना रहती है। जब चंद्र अशुभ अवस्था में होता है तो जातक व्यसनी या व्याभिचारी हो सकता है, जातक मानसिक रोगी हो सकता है, जातक को अपमान सहने पड़ते हैं, भावनात्मक अस्थिरता ज़्यादा बढ़ जाती है और जातक के माता को भी कष्ट होने की संभावना बनी रहती है। अब हम द्वादश भाव में मंगल के फल की बात करते हैं। तो मंगल एक क्रियाशील और उग्र ग्रह है, तो जब यह द्वादश भाव में होता है तो उसकी ऊर्जा का असर अशुभ दिशा में जाने से, अशुभ दिशा में प्रवाहित होने से ज़्यादातर यहाँ पर मंगल का फल अशुभ ही देखा गया है। एक तो यहाँ पर द्वादश भाव में मंगल आने से कुंडली में मांगलिक दोष बनता है और मंगल होने से जातक चोरी करता है, झगड़ालू हो जाता है, हिंसा पर उतर आता है और उग्र व्यवहार करने वाला बन जाता है। मंगल की चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर होने से भाई बहनों के साथ अनबन बना रहता है और कई बार माता के सुख में भी कमी बनी देखी जा सकती है। इसकी सातवीं दृष्टि छठे भाव पर होने से शत्रुओं से संघर्ष बना रहता है, शरीर में कोई रोग हो सकता है, ऋण में वृद्धि कराता है और इसकी आठवीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने से वैवाहिक जीवन में संघर्ष या जीवन साथी से मतभेद बने रहते हैं। अब यहाँ पर मंगल जब अशुभ अवस्था में हो तो इसके और भी बुरे परिणाम देखे जा सकते हैं। जातक बहुत ज़्यादा क्रोधी, ईर्ष्यालु, सदैव दुखी रहने वाला और अशांत मन वाला रहता है। उसको पैरों में या आँखों में या कानों में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। उसकी शिक्षा में भी बाधा आती है, बार बार फेल हो जाना, याद नहीं रहना, ये भी होता है। बड़े भाइयों से दूरी बनी रहती है, लेकिन छोटे भाइयों से थोड़ी बहुत मदद मिलती नजर आती है। अब हम द्वादश भाव में बुध के फल की बात करते हैं। तो जब बुध यहाँ पर शुभ अवस्था में होता है तो जातक की प्रवृत्ति खोजी या जिज्ञासु होती है। जातक रिसर्च, खोजपूर्ण कार्य, गुप्त जानकारी वगैरह में रुचि रखने वाला होता है। जातक कल्पनाशील, हास्यप्रिय और मनोरंजन का प्रेमी होता है। जातक को फिल्मों, साहित्य, हास्य, व्यंग्य में रुचि रहती है। जातक थोड़ा सा लज्जाशील स्वभाव वाला होता है और धार्मिक या सामाजिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी करता है। जातक की वाक्पटुता बहुत ही उत्तम प्रकार की होती है, बोलने में वो निपुण होता है, तर्क करने में भी वो निपुण होता है और इसीलिए वो लोगों को प्रभावित भी करने वाला होता है। जातक धार्मिक अनुष्ठानों करने वाला, दान पुण्य करने वाला एवं लेखन कार्य, बीमा एजेंट, कमीशन, किसी को सलाह देना, सलाहकार का काम करा वगैरह कार्यों से वो जुड़ता है और उसी से वो धन लाभ भी प्राप्त करता है। बुध की छठे भाव पर दृष्टि होने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है और रोगों में भी राहत मिलती है। अब जब यह बुध अशुभ अवस्था में होता है तो जातक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता, दिमागी रोग देखे जा सकते हैं। जातक हकलाता है,
उसको सिर चकराना वगैरह रोग होते हैं, या भ्रमित सोच वाला जातक बन जाता है। बुध के अशुभ प्रभाव से जातक तर्क वितर्क में तो बहुत ही माहिर होता है, लेकिन वाणी में कटुता आती है और बोलचाल में विकृति भी आ जाती है। अब हम द्वादश भाव में गुरु बृहस्पति के फल की बात करते हैं। तो जब गुरु बृहस्पति द्वादश भाव में शुभ अवस्था में होते हैं तो जातक का भौतिक जीवन संयमित होता है, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत उन्नति करता है। जातक धर्म, सेवा, शिक्षा, चिकित्सा, पौरोहित्य, जन कल्याण आदि क्षेत्रों से वह जुड़ता है और समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। जातक धार्मिक यात्राओं करने वाला, तीर्थ यात्राओं का शौकीन होता है, आश्रम वगैरह में रहने का उसको मन करता है, उसको सेवा कार्य करने में भी बहुत ज़्यादा रुचि रहती है। जातक सामाजिक संस्थाओं या ट्रस्ट वगैरह में वो नेतृत्व भी हासिल करता है और उसका स्वामित्व भी उसको प्रदान प्राप्त होता है। यहाँ गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने से जातक को मकान, वाहन, वस्त्र, आभूषण इत्यादि पर उसके खर्च अधिक होते हैं और कई बार इसकी वजह से वो विलासिता के पीछे खर्च भी अधिक करता हुआ देखा गया है। गुरु बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव पर होने से शत्रु भी शांत हो जाते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। और गुरु बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर होने से जातक को गूढ़ ज्ञान, रहस्यात्मक विषय और शास्त्रों में विशेष रुचि होती है। जातक अनुसंधान से लाभ प्राप्त करता है। जब गुरु बृहस्पति अशुभ अवस्था में होते हैं तो इसके विपरीत परिणाम, जैसे कि जातक दरिद्रता की ओर झुकता है, धन की अत्याधिक हानि हो सकती है, पेट, लीवर, पीलिया या हृदय रोग की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। जातक धार्मिकता के नाम पर दिखावा या पाखंड करता हुआ देखा जा सकता है। अब हम द्वादश भाव में शुक्र के फल की बात करते हैं। तो शुक्र जब द्वादश भाव में शुभ अवस्था में होते हैं तो बहुत ही अत्यंत शुभ फल देखे जा सकते हैं। जातक को धन, संपत्ति, भूमि, मकान, वाहन, अन्य और भी भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अच्छी प्राप्त मिलती है। जातक का जीवन सुखमय और भोगमय होता है। विलासिता, सौंदर्य, सजावट और भोग में रुचि रखने वाला जातक बन जाता है। जातक पशुपालन, कृषि, भूमि संबंधी कार्य या तकनीकी कार्यों से लाभ प्राप्त करता है। जातक को लेखन, चित्रकला, संगीत, गायन, नृत्य और मनोरंजन से संबंधित कार्यों में विशेष रुचि होती है और उसमें वो सफलता भी प्राप्त करता है। वैवाहिक सुख भी उसका बहुत ही उत्तम होता है और जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्ण संबंध भी बने रहते हैं। यहाँ पर शुक्र की दृष्टि भी छठे भाव पर होने से भौतिक आकर्षण के कारण उनके शत्रु उत्पन्न होते हैं और शारीरिक रोग भी हो सकते हैं। खास करके जननेंद्रिय या त्वचा का गुप्त रोग होने की संभावना होती है। जब शुक्र अशुभ अवस्था में होते हैं तो जातक व्यसन, व्यभिचार और भोग के प्रति अति आसक्त हो जाता है और व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से वो परेशान हो जाता है। जातक को यौन रोग, धन की हानि और मान सम्मान में गिरावट देखने को मिल सकती है। जातक विलासिता की लत के कारण ऋण में भी डूबा हुआ देखा जा सकता है। अब हम द्वादश भाव में शनि महाराज के फल की बात करते हैं। तो जब शनि महाराज द्वादश भाव में आते हैं तो उसके फल दो प्रकार के देखे जा सकते हैं, शुभ और अशुभ। तो शुभ अवस्था में जब शनि महाराज होते हैं द्वादश भाव में तो जातक वाचाल होता है, मिलनसार स्वभाव का होता है, उसमें संन्यास की भावना विकसित होती है, वह संसार से विरक्त होकर मोक्ष की ओर उन्मुख हो सकता है। जातक गुप्त ज्ञान में रुचि रखने वाला होता है, जैसे तंत्र, गूढ़ ज्योतिष, मनोविज्ञान या रिसर्च, ऐसे विषयों में वो रुचि रखने वाला होता है। कई बार ऐसा व्यक्ति छिप छिप कर कार्य करने में निपुण होता है, जैसे जासूसी करना, गुप्तचर का काम करना, अनुसंधान आदि वगैरह कार्य भी करता हुआ देखा जाता है। अब जब यहाँ पे शनि अशुभ अवस्था में होते हैं
तो इसके विपरीत परिणाम, जैसे कि जातक को कारावास होने की संभावना होती है या किसी बंधन का सामना करना पड़ सकता है, उसका धन शत्रुओं द्वारा हड़प लिया जा सकता है या छीन लिया जा सकता है, उसमें उत्साह और उमंग की कमी देखी जा सकती है, मानसिक रूप से थका हुआ और निराश रहता है, जातक की वाणी कटु, दूषित और अप्रिय होती है, मित्रों से भी उसकी खास बनती नहीं है और दूरी बनी रहती है। अब यहाँ पर शनि की दृष्टि भी जो होती है वो एक तो दूसरे धन भाव पर पड़ने से धन, वाणी और कुटुंब से संबंधित समस्याएं देखी जा सकती है, बोलचाल में कटुता, परिवार में विवाद, धन हानि वगैरह हो सकता है। शनि की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर होने से शत्रुओं से कष्ट प्राप्त होना, ऋण अधिक बढ़ जाना, शारीरिक रोगों की संभावना बढ़ जाती है। और 10वीं दृष्टि 9वें भाव पर होने से भाग्य का नाश हो जाना, बहुत मेहनत के बाद भी सफलता बहुत कम प्राप्त होना या भाग्य का साथ न देना वगैरह आप देख सकते हैं। अब हम द्वादश भाव में राहु के फल की बात कर लेते हैं। तो राहु हमेशा एक रहस्यमय और अप्रत्याशित फल देने वाला ग्रह माना गया है। जब राहु द्वादश भाव में होता है तो वो शुभ अवस्था में होता है, तो जातक दान पुण्य करने वाला और उसमें परोपकार की भावना होती है, करुणा से परिपूर्ण व्यवहार करने वाला होता है, लेकिन उसका भाग्य कमजोर होता है। जातक को स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहती हैं, विशेषकर पाचन तंत्र की समस्या और हृदय संबंधी समस्या हमेशा उसको बनी रहती है। पैतृक संपत्ति या विरासत पर धन खर्च ज़्यादा हो सकता है, और कहने का मतलब यह है कि द्वादश भाव में राहु होने से पैतृक संपत्ति पर ज़्यादा खर्च हो सकता है और बचत में कमी हो सकती है। और जब राहु अशुभ अवस्था में हो तो और भी परिणाम बुरे हो सकते हैं। जातक असंतुलित व्यवहार करने वाला होता है, भ्रमित दिमाग वाला होता है, चिंतित स्वभाव वाला होता है, जीवन में बार बार उसको उतार चढ़ाव देखे जा सकता है, जातक को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, किसी अंग में क्षति हो सकती है और कभी कभी गलत निर्णय या भ्रमित निर्णय कर लेके जीवन में ज़्यादा दुख झेलता हुआ नजर आता है। राहु की जो दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने से घर, परिवार, माता से संबंधित समस्याएं बनी रहती है, मानसिक अशांति बनी रहती है। और जब 6ठी भाव पर दृष्टि होने से शत्रुओं प्रबल हो जाते हैं या जातक को मानसिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। और 8म भाव पर दृष्टि होने से अचानक धन हानि, दुर्घटना, गुप्त रोग वगैरह का सामना उसको करना पड़ सकता है। अब हम द्वादश भाव में केतु के फल की बात कर लेते हैं। केतु भी एक रहस्यमय, मोक्ष और त्याग और ध्यान का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है। जब यह द्वादश भाव में आते हैं तो उसके फल जब वो शुभ अवस्था में होते हैं कुछ इस प्रकार देखे जा सकते हैं। जातक वाद विवाद में निपुण होता है, वाद विवाद करके वो विजय प्राप्त करता है, उसमें राजा के समान व्यक्तित्व झलकता है, उसके अंदर एक गरिमा होती है, एक तेजस्विता होती है। पैतृक संपत्ति का नाश तो संभव है, परंतु यह भी दर्शाता है कि जातक सांसारिक सुख छोड़ देता है। जातक की आंखें बहुत सुंदर होती हैं किंतु दृष्टि कमजोर होती है। जातक धार्मिक, परोपकारी और शास्त्रों में रुचि रखने वाला होता है। उसे अस्पताल, आश्रम, वृद्धाश्रम जैसी संस्थाओं में सेवा करने की इच्छा होती है और उसमें सेवा करता हुआ देखा जा सकता है। जातक ईश्वर भक्ति, धार्मिक यात्राओं में रुचि रखने वाला और मोक्ष प्राप्ति की प्रबल आकांक्षा उसमें बनी रहती है। केतु की भी जो दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर होने से गृह, माता, वाहन वगैरह सुख में उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। 6ठे भाव पर दृष्टि होने से शत्रुओं पर विजय तो प्राप्त होता है, कानूनी मामलों में सफलता प्राप्त कराता है। और 8म भाव पर दृष्टि होने से गूढ़ ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान वगैरह में उसको सफलता मिलती है, किंतु कभी कभी दुर्घटनाओं या गुप्त रोगों की होने की भी संभावना बनी रहती है। और जब यहाँ पर केतु और भी अशुभ अवस्था में हो तो उसके और भी बुरे विपरीत परिणाम देखे जा सकते हैं, जैसे कि लोगों से अलगाव हो जाना, व्यवहार में भी अलगाव की भावना रखना, हर चीज़ में अलगाव रखना, सबसे दूरी बनाए रखना, और यही उसके अंदर एक गुण पैदा बार बार होता रहता है कि अब मैं सब ये छोड़ दूँ, ये सब छोड़ दूँ, ये सब छोड़ दूँ। तो उसका व्यवहार कुछ अलग तरीके का आपको देखने को मिल सकता है। आशा रखता हूँ आप सबको अब ये मेरा
वीडियो भी पसंद आया होगा, आप सब लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हमारे 12 भाव के बारे में चर्चा हो चुकी है। मेरे आने वाले वीडियो में और बहुत सारी जानकारी लेकर मैं आ रहा हूँ। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहे, बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।